हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले बच्चों वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू यू कैन से रोटेशनल मोशन। एक क्वांटिटी में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट वाज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? डिफिकल्टी इन रोटेटिंग अ बॉडी, और यू कैन से डिफिकल्टी ऑफ रोटेशन। फाइन, हमने ये पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास, एक्सिस, शेप एंड साइज, and most importantly distribution of mass with respect to the axis of rotation. Now to understand the concept, मतलब कैसे moment of inertia distribution of mass पर depend करता है, हम लोगों ने दो डेरिवेशन किए थे, moment of inertia of a ring and moment of inertia of a disc. अब उन दोनों ही फॉर्मूले के बेसिस पर हमको ये पता चला कि दो बॉडी भले ही सेम साइज, सेम शेप, सेम एक्सिस, बट देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफरेंट। क्यों डिफरेंट था? तो आपने बहुत अच्छे से वो समझ लिया होगा कि रिंग के केस में दैट मास m वाज कंप्लीटली ऑन द पेरिफेरी या सर्कमफरेंस पे, वेयर एज इन केस ऑफ डिस्क मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था सेंटर से लेकर के पेरिफेरी या सर्कमफरेंस तक। इसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव वन मोर कॉन्सेप्ट इन रोटेशनल मोशन, and that is nothing but radius of gyration. Radius of gyration. So radius of gyration का सिग्निफिकेंस क्या है या रेडियस ऑफ गायरेशन क्यों पढ़ना चाहिए? बच्चों, रेडियस ऑफ गायरेशन आपको मास के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ विथ समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ऐसा कुछ जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। जैसे बच्चों आपने देखा इन केस ऑफ रिंग, रिंग के केस में बच्चों ये उसका सेंटर वाला एक्सिस, फॉर दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m into r square, where r is radius and m is mass। जबकि डिस्क के केस में बच्चों अगर आपको याद होगा, इन केस ऑफ डिस्क हमने देखा था कि उसका मास m और रेडियस r के लिए सेम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर बाई 2। अब रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्या हेल्प करता है? देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली हम क्या करते हैं बच्चों, पता है? इस पूरे रिंग को फॉर द सेम एक्सिस, बच्चों ध्यान से समझना, सेम एक्सिस वो का वही रखते हैं। इस पूरे रिंग को अगर मैं एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दूं, मतलब पूरा रिंग हटाकर उसकी जगह पे एक पॉइंट मास, जिसका मास रिंग के मास के बराबर ही है, और उस पॉइंट मास को मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से एट अ डिस्टेंस r अगर रखता हूं, सो मैंने रिंग को हटाया या पूरे रिंग के मास को एक पॉइंट पर मैंने अज्यूम कर लिया और वो पॉइंट का डिस्टेंस r रखा एक्सिस से। अब मैं आपसे पूछूं ये वाले केस में या इस मास m का ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? सो द आंसर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल, आप ऑलरेडी जानते हो बच्चों, m1r1 स्क्वायर, सो इट विल बी m into r स्क्वायर। सो बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे पूरे रिंग का जो मास था, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, क्या एग्जैक्टली सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है? अगर मैं पूरे रिंग को हटाऊं और उसके कंप्लीट मास को एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे रख दूं मैं, सो आई एम गेटिंग द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज दैट ऑफ द रिंग। सिमिलरली बच्चों, इस डिस्क के केस में अगर हम पूरे डिस्क को हटा दें और उसको उसके मास को एक्सिस ऑफ रोटेशन से एट अ डिस्टेंस इक्वल टू r बाई रूट 2 रखता हूं मैं, एट अ डिस्टेंस इक्वल टू r बाई रूट 2 अगर मैं रखता हूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूं, सो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या आएगा? देखो, m into r by root 2, inertia is mass into distance का square, so I am still getting the same answer mr square by 2। तो बच्चों करना क्या है? हम एक रिजिड बॉडी को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करते हैं, उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक ऐसे डिस्टेंस पर रखें, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें तो वो डिस्टेंस पे आई विल गेट सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना पूरे बॉडी का रहा था।
बेसिकली बच्चों मैं पूरे मास को हटा रहा हूँ और उसको एक पॉइंट मास मानता हूँ, उस पॉइंट मास को एक्सिस से एक ऐसे डिस्टेंस पे रखता हूँ कि वहां पर इफ आई कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एम गेटिंग द सेम आंसर एज दैट ऑफ द इंटायर बॉडी। पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 था, इस पॉइंट मास का एट अ डिस्टेंस r/√2 मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ रहा है। ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है जहां पर अगर मैं पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट करूं और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूं, मुझे उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है जितना पूरे बॉडी का आ रहा था। पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाला एक्सिस के लिए कितना है mr²/2, और पूरे डिस्क को अगर मैंने पॉइंट मास में कंसीडर किया और ये डिस्टेंस पे रखकर इनर्शिया कैलकुलेट करूं, आई एम गेटिंग द सेम आंसर। अब ये डिस्टेंस जहां पर अगर आप whole mass of the body is supposed to be concentrated and if you calculate the moment of inertia you get the same answer as that of the entire body. That distance is radius of gyration. Radius because it is the distance, gyrate means to rotate, hence the name radius of gyration. So basically radius of gyration हमारी क्या मदद करता है? Okay, it is denoted by k बच्चों। रेडियस ऑफ गायरेशन हमको ये हेल्प करता है कि हम पूरे बॉडी को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करें और उसको एक्सिस ऑफ डिस्टेंस से अगर मैं रेडियस ऑफ गायरेशन जितने डिस्टेंस पे रखूं और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूं, मुझे उतना ही आंसर आएगा जितना पहले आ रहा था। बेसिकली बच्चों ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करता है। कैसे सर? रिंग के केस में पूरा मास कहां पर था? सर्कमफरेंस पर था, तो m मतलब dm पूरा सर्कमफरेंस पे था। उसको हटा के मैंने m को एक सर्कमफरेंस पे अगर मैं रख दूं या एट डिस्टेंस r रखकर कैलकुलेट करूं, मुझे वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। डिस्क के केस में भी मास सभी जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो मैंने क्या किया, उतना ही मास को अगर एक्सिस से r/√2 डिस्टेंस पे रखा तो मुझे सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब ऑब्जर्वेशन की बात क्या है? रिंग के केस में पूरा का पूरा मास एक्सिस से r डिस्टेंस पर है, तो ये उतना इनर्शिया है। डिस्क के केस में पूरा का पूरा मास एक्सिस से r/√2 पर ही है, यानी ऑफ कोर्स आपको ये पता होगा r बड़ा होता है r/√2 से, तो रिंग के केस में पूरा मास एक्सिस से दूर है, r डिस्टेंस पर है। डिस्क के केस में पूरा मास एक्सिस के नजदीक है, r/√2 पर ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन दो चीजें करता है, एक तो रिजिड बॉडी के मास को पॉइंट मास में कन्वर्ट किया, और दूसरा वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की इंफॉर्मेशन देता है। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन कम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। सो रेडियस ऑफ गायरेशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। A smaller value of radius of gyration will tell you that mass is closer to the axis of rotation, and a larger value of radius of gyration will tell you that mass is away from the axis of rotation. अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन कम है, अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा है, क्योंकि मास एक्सिस से दूर है। सो रेडियस ऑफ गायरेशन आपको इतना बताने वाला है कि मास एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन कम है मतलब मास एक्सिस के नज़दीक है, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा है तो मास एक्सिस से दूर है। और डेफिनेटली ये भी पता चला अगर रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा तो मास दूर है, मास दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन कम है तो मास नज़दीक है, मास नज़दीक है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। सो अब बच्चों हम एक जनरलाइज फॉर्मूला यहाँ पर देखने वाले हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया is m into r square. This r is radius of gyration. Moment of inertia is m into r/√2 square. This is radius of gyration. So basically बच्चों ये k का वैल्यू है और ये भी k का वैल्यू है, इसलिए मैं ऐसा लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mk square. I is equal to mk square. Moment of inertia is equals to mk square. So k basically मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करेगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल बट इफेक्टिव कॉन्सेप्ट। अच्छा, रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्टेंस है, इसलिए इसका यूनिट क्या होना चाहिए बच्चों? मीटर। अगर इसका यूनिट मीटर है तो इसका डायमेंशंस क्या होना चाहिए? m0 l1 t0। बेसिक सी बात आपको याद रखनी है।
क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? इज दैट क्लियर? सो रेडियस ऑफ गायरेशन, अच्छा अगर एग्जाम में आया डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन तो आप कैसे लिखेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन of a rigid body about a given axis of rotation is defined as the distance between axis of rotation and a point at which the entire mass of the body is supposed to be concentrated so as to get same moment of inertia as that of the entire body. What is radius of gyration? Radius of gyration of a rigid body about a given axis of rotation is defined as the distance between axis of rotation and a point at which the entire mass of the body is supposed to be concentrated so as to get the same moment of inertia as that of the entire body. मतलब जितने पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको होल मास को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मिलता है तो दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ गायरेशन. बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्टेंस है एक्सिस से, जहाँ पर पूरे बॉडी का मास रखेंगे तो आपको उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा जितना पूरे बॉडी का आ रहा था. ठीक है? सो रेडियस ऑफ गायरेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड बाय I इज इक्वल टू mk स्क्वायर. ठीक है बच्चों, मैं वापस से बोलूँगा अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग एक्सिस के लिए, मतलब एक्सिस के लिए इनर्शिया का फॉर्मूला अलग है. पर कोई भी बॉडी होने दो, रिंग, डिस्क, स्फीयर, होलो स्फीयर, सिलेंडर, होलो सिलेंडर, प्लेट, क्यूब, कुछ भी, कोई भी बॉडी का कोई भी एक्सिस, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू mk स्क्वायर. ठीक है? फॉर एनी बॉडी अबाउट एनी एक्सिस आई कैन ऑलवेज एक्सप्रेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज I इक्वल टू mk स्क्वायर. तो I और k स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है उसका. ठीक है बच्चों? सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो अलग अलग जगह पर हमको हेल्प करेगा. अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. So after discussing radius of gyration, अब बच्चों इधर देखो, जैसे मैंने आपको रिंग के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, राइट? रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सिमेट्रिक एक्सिस इज I इक्वल टू mr स्क्वायर. ये हमने प्रूफ किया, डिराइव किया. डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये वाला एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन is I इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2. सो हमें अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप के सिमेट्रिकल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव कर सकते हैं. पर बच्चों अगर मुझे डिस्क के ये वाला एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर चाहिए या रिंग के ये वाला एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे चाहिए तो विदाउट डेरिवेशन ऑल्सो आई कैन कैलकुलेट दैट. पर वो कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास दो थियोरम्स है जो हमको पता होने चाहिए. विद द हेल्प ऑफ दीज थियोरम्स हम किसी भी रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप का कोई भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव कर सकते हैं. मैं फिर से कहता हूँ, ये मैंने डिराइव किया, ये मैंने डिराइव किया, बट जरूरी नहीं ना रिंग हमेशा सेंटर के अबाउट ही घूमती होगी. हो सकता है वो डायमीटर के अबाउट घूमे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मैथमेटिकली डिराइव करने की जरूरत नहीं है. वो बाय यूजिंग टू थियोरम्स वी कैन इजीली कैलकुलेट. एंड दीज टू थियोरम्स आर perpendicular axis theorem and parallel axis theorem. I repeat their name, perpendicular axis theorem and parallel axis theorem. Okay, so now we have perpendicular axis theorem. क्या फायदा उसका? अलग अलग एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने में हेल्प करेगा मैथमेटिकली बिना डिराइव किए. सेम वे पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी होगा. अब बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है बच्चों, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा. सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बिफोर आई एक्सप्लेन यू, उसमें एक पॉइंट है बच्चों जो पहले पता होना चाहिए. व्हाट डू आई मीन बाय लैमिना? लैमिना का मतलब क्या? लैमिना का मतलब बच्चों ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और उसकी थिकनेस कम है. जैसे आप जिस पेपर पर लिखते हैं उस बुक के पेज का सरफेस एरिया ज़्यादा है, थिकनेस बहुत कम है. न्यूज़पेपर जो हम पढ़ते हैं सरफेस एरिया ज़्यादा है, थिकनेस बहुत कम है. जिस बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ उसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है और थिकनेस कम है.
तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे लैमिना। इज दैट क्लियर? अगर वो एकदम स्मूथ है तो उसको बोलेंगे प्लेन लैमिना। क्या बोलेंगे उसको हम? प्लेन लैमिना। अच्छा, एक और वर्ड है बच्चों, प्लेन ऑफ लैमिना। नाउ लैमिना मतलब ऐसा कुछ जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, थिकनेस कम है। प्लेन लैमिना स्मूथ है। प्लेन ऑफ लैमिना मतलब लैमिना का प्लेन। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बच्चों इज एप्लीकेबल फॉर लैमिना स्ट्रक्चर, जैसे रिंग, डिस्क जो फ्लैट होंगे, फ्लैट, उनके लिए हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे या यूज करेंगे। क्या कहता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? बहुत ही अच्छे से समझना बच्चों। सो जस्ट टू गिव एन आइडिया, आपको समझाने के लिए बच्चों, मान लीजिए मेरे पास ये जो कार्डबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इट्स अ प्लेन लैमिना, ऐसा अज्यूम कर लो। अब ये जो प्लेन लैमिना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया about this axis, this, how is this axis? Yes, you all can make out. ये axis कैसा है? Yes sir, it is perpendicular to the plane of lamina. बराबर? ये जो axis है पेंसिल वाला, ये इस लैमिना के प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि इस लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये वाला एक्सिस, मतलब जब मैं इसको ऐसे घुमाने वाला हूँ तो ऐसे घुमाने की जो डिफिकल्टी होगी, ऐसे घुमाने की जो डिफिकल्टी होगी, वो किसके बराबर है? सो परपेंडिकुलर थ्योरम के हिसाब से इस लैमिना को ऐसे रोटेट करने की जो डिफिकल्टी है, अगर आप वो कैलकुलेट करना चाहते हो तो पहले आपको इसको ये वाले एक्सिस की डिफिकल्टी, यानी इसको पहले ऐसे घुमाना पड़ेगा। सो यू हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। यस बच्चों, समझ में आ रहा है? अगर आपको ये वाले एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, अगर आपको ये वाले एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो पहले आप इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे। आपको इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होनी चाहिए। ओके, सो नाउ इट इज वेरी मच क्लियर दैट हमारे पास, अच्छा थोड़ा सा मैं एंगल पे रखता हूँ, मेरे पास एक लैमिना में 3 एक्सिस है, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना, बाकी 2 जो एक्सिस है वो लैमिना के प्लेन में है, बट वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। See, these two are mutually perpendicular. They are in the same plane of lamina. And एक important बात, I hope आप सब ये देख पा रहे हो कि ये वाला जो एक्सिस है, जहां से ये परपेंडिकुलर वाला एक्सिस पास हो रहा है, उसी पॉइंट से ये वाला एक्सिस आगे जाके पास हो रहा है और ये भी वहां से पास हो रहा है। कहने का मतलब 1 2 3 ये तीनों कॉन्करेंट है, दे आर पासिंग टू द सेम पॉइंट। अच्छा सर कुछ नहीं समझा, वापस से चलो, कोई बात नहीं बच्चों, मेरे पास एक लैमिना है, ये समझा। इस लैमिना को अगर मैं ये वाले एक्सिस पे रोटेट करूं, इफ आई ट्राई टू रोटेट इट अबाउट दिस एक्सिस, ऐसे जब मैं उसको घुमाऊंगा तो देयर विल बी सम डिफिकल्टी रोटेटिंग लाइक दिस। इस एक्सिस पे जब मैं उसको रोटेट करूंगा तो कुछ तो डिफिकल्टी होगी ना। तो ये एक्सिस के अबाउट रोटेशन की जो डिफिकल्टी है, या ये एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, वो ये एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो, प्लस ये वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो, उन दोनों का एडिशन है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना is equal to the sum of its moment of inertia about 2 mutually perpendicular axes lying in the same plane of lamina and passing through the point where the perpendicular axis cuts the lamina. सर नहीं समझा, सिंपल है। देखिए अगर इस लैमिना को मैं ऐसे घुमाऊं, ऐसे, ठीक है, यहाँ लैमिना है, उसका ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, वो इसी लैमिना को अगर मैं ये एक्सिस के अबाउट घुमाऊं ऐसे, सो बेसिकली बच्चों इस लैमिना को ऐसे घुमाने की जो डिफिकल्टी होगी, वो सेम लैमिना को ऐसे घुमाने में जो डिफिकल्टी आएगी वो, समझ में आ रहा है? एक ही लैमिना को मैं 3 अलग एक्सिस पे रोटेट कर रहा हूँ, प्लस सेम लैमिना को मैं ऐसे अगर घुमाऊं तो फर्क समझ में आ रहा है? देखो एक बार मैंने उसको ऐसे रोटेट कराया, ऐसे, सेकेंड टाइम उसको कैसे रोटेट करा रहा हूँ, ये वाले एक्सिस के अबाउट, अगर मैं बोर्ड पर ऐसे समझाऊं तो ये ऐसे घूम रहा है, और थर्ड टाइम मैं इसको रोटेट करा रहा हूँ ऐसे। आर यू गेटिंग इट? ओके,
सो बेसिकली बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ कि लैमिना को ऐसे घुमाने की जो डिफिकल्टी है, या मैं उसको ऐसे घुमाने की जो डिफिकल्टी है, वो ऐसे घुमाने की जो डिफिकल्टी है प्लस ऐसे घुमाने की डिफिकल्टी है। आई होप यू आर एबल टू विजुअलाइज दिस। ऐसे घुमाने में जो डिफिकल्टी है लैमिना को, वो ऐसे घुमाने की जो डिफिकल्टी है वो प्लस ऐसे घुमाने की डिफिकल्टी है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? ट्राई करो, क्या बोलेंगे? ऐसे घुमाने की जो डिफिकल्टी है वो ऐसे घुमाने की जो डिफिकल्टी है प्लस ऐसे घुमाने की डिफिकल्टी के बराबर है। समझ में आया ये बच्चों? सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, घुमाने की डिफिकल्टी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस perpendicular to the plane of lamina is equal to the sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes, though mutually perpendicular axes which are lying in the same plane of lamina and passing through the point where the perpendicular axis cuts the lamina. इन दोनों एक्सिस के लिए बच्चों क्या कंडीशन है? दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन ऑफ लैमिना and they are passing through the point where the perpendicular axis cuts the lamina. So क्या कहते हैं perpendicular axis theorem? स्टेटमेंट सुन लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना about an axis perpendicular to the plane of lamina is equal to sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular axes lying in the same plane of lamina and passing through the point where the perpendicular axis cuts the lamina. आप पॉज करके इसको वापस से रिवाइंड कर सकते हैं। सो किसी भी लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस will be sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes lying in the same plane of lamina and passing through the point where the perpendicular axis cuts the lamina. अब इसको और इजी करने के लिए इक्वेशन वाइज जो सबसे इजी है, अगर ये वाला एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन को मैंने अगर z एक्सिस माना, सो मैं ऐसा बोलूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एंड y एक्सिस। अभी इजी लगा? इनर्शिया अबाउट z एक्सिस is sum of inertia about x and y axis. Equation wise, Iz, inertia about z, is sum of inertia about x and inertia about y. So Iz will be equal to Ix plus Iy. Mathematically, Iz will be equal to what? Ix plus Iy. Basically बच्चों, अगर कोई एक्सिस लैमिना के प्लेन को परपेंडिकुलर है तो उसकी इनर्शिया ऐसे दो एक्सिस जो लैमिना के प्लेन में है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और उसी पॉइंट से पास हो रहे हैं जहाँ पर ये परपेंडिकुलर एक्सिस लैमिना को कट कर रहा है, तो इसका इनर्शिया उन दोनों के इनर्शिया के एडिशन के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं डायग्राम से सॉल्व करूँ या डायग्राम से बताऊँ तो कैसा होगा? देखो, सो मान लीजिए मेरे पास एक प्लेन लैमिना है। इस प्लेन लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, सो दिस इज एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना, ठीक है, विच आई हैव टेकन ए z एक्सिस। ये दो एक्सिस है बच्चों जो लैमिना के प्लेन में है, ये दो एक्सिस लैमिना के प्लेन में है, they are mutually perpendicular and they are passing to the point where the perpendicular axis cuts the lamina. Now inertia of the lamina about z axis अगर Iz है, inertia about this is अगर Ix है और इसकी इनर्शिया अगर Iy है, सो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम Iz will be equal to Ix plus Iy. Iz is equals to Ix plus Iy. Now how do I prove it mathematically? तो कैसे प्रूव करते हैं इसको मैथमेटिकली? कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको पूरे लैमिना का एक छोटा सा पार्टिकल लेना है, ये वाला। अब मान लीजिए छोटा सा पार्टिकल एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अच्छा ये बेसिक आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता होनी चाहिए बच्चों, और नहीं पता तो भी बुराई नहीं है। अगर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स अगर x, y, तो इसका मतलब x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y होगा और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? x। आई होप आपको ये पता है, इधर भी जिसको नहीं पता है प्लीज सी हियर। सो अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। अगर आप इस पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये y होगा
अगर आप इस पॉइंट से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो x आएगा। सिमिलरली अगर इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x, y है, सो अगर यहाँ से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो डिस्टेंस y, और y एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो डिस्टेंस आएगा x। अब पॉइंट P पर हमारे लैमिना का एक छोटा सा पार्टिकल है dm। ओके, अब क्या करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इससे जोड़ दो। सो जहां से तीनों एक्सिस पास हो रहे, मान लीजिए वो O है, सो OP का जो वैल्यू है वो R होगा। अब बच्चों ये 3D में मतलब 2D में मैंने प्रोजेक्ट कर रखा है, बट आई होप आपको ये विजुअलाइज हो रहा है कि ये सिचुएशन कुछ ऐसी है। Z एक्सिस देखना बच्चों, हाँ समझने वाली बात है। Z एक्सिस ऐसे बोर्ड से बाहर आ रहा है ऐसे, तो मान लीजिए ये स्केल वो Z एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, मान लीजिए वो R है, सो स्केल से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, वो R का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। दिस R will be what, by using Pythagoras theorem I can say अंडर रूट ऑफ what, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बहुत इजी है। वापस से एक बार, पूरे लैमिना का एक छोटा सा पार्टिकल हैविंग मास dm situated at a point P whose coordinates are x, y. From P, drop a perpendicular on x-axis, the distance will be y. From P, drop a perpendicular on y-axis, the distance will be x. And join O to P, that should give you perpendicular distance of particle from z-axis. I take it as r. But then by Pythagoras theorem, that r will be under root of x square plus y square. मुझे प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है. What is I said? Moment of inertia of the whole lamina about z axis. What is Ix? पूरे लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस. What is Iy? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पूरा लैमिना अबाउट y एक्सिस. चलो लेट अस प्रूव इट मैथमेटिकली. कैसे करेंगे? जैसे हमने डिस्क का इनर्शिया फाइंड किया था, रिंग का इनर्शिया फाइंड किया था, बड़े बॉडी का छोटा पार्ट. अब छोटे पार्ट का मास dm है, छोटे पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, so I will write moment of inertia of dm about x axis. चलो एनीवन बैठे बैठे ट्राई करो. इनर्शिया का पार्टिकल क्या था? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर. सो मास dm, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? y. सो छोटे से पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया di अबाउट x एक्सिस, इसलिए dix. छोटा सा मास dm और डिस्टेंस है y स्क्वायर. इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. देयरफॉर बच्चों ये थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल. अभी मैं लिखूंगा देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लैमिना, पूरा लैमिना अबाउट एक्स एक्सिस. यस एनीवन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लैमिना अबाउट एक्स एक्सिस. पूरे लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा? Ix will be equal to इसका इंटीग्रेशन ऑफ dm into y square. That's my equation number 1. My dear students, क्या ये सेम चीज हम और दो बार लिख सकते हैं फॉर y and z एक्सिस? चल ट्राई कर. सिमिलर चीज आपको कॉपी करना है बच्चों. क्या लिखोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm पार्टिकल अबाउट देख, जो बोलेगा नहीं वो सीखेगा नहीं, अबाउट y एक्सिस. करेक्ट. क्या लिखा जाएगा? इट विल बी इक्वल टू diy, छोटा सा इनर्शिया विल बी छोटा सा मास dm. From y axis the perpendicular distance is x, so dm into x square. Therefore, moment of inertia of whole lamina, yes, about y axis. Anyone about y axis? कोई तो बोलो कितना आएगा? Iy will be equal to integration of dm into x square. That's my equation number 2. Similarly बच्चों, can we not write for z axis? Let's not wait. चलिए लिखिए. क्या लिखेंगे? Moment of inertia of dm about z axis. Yes, क्या लिखेंगे? Moment of inertia of dm about z axis. बोलो भाई. हाँ, diz z will be dm into dm into distance r square. Therefore, moment of inertia of whole lamina. देखो मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा तो आपको भी नहीं करना है. होल लैमिना अबाउट z एक्सिस. अबाउट लिखना भूल गया मैं.
अबाउट जेड एक्सिस क्या लिखोगे, आई जी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर। दैट्स माई इक्वेशन नंबर 3। तो आपको आई जेड मिल गया, आई एक्स मिल गया, आई वाई मिल गया, बट हमको तो ये प्रूफ करना है, वो कैसे मिलेगा? कोई बात नहीं बच्चों, चलिए देखिए यहाँ पर, चलो बच्चों कैसे करेंगे ना। therefore in case you are not able to see, iz equals to integration of dm into r square. Can we say r square is x square plus y square? Pythagoras theorem. Since reason क्या दोगे, r square is x square plus y square. बोलो बच्चों समझ में आया ये? yes? शाबाश, बहुत अच्छे। चलो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर, iz will be integration of dm into x square, split it, integration of dm into y square. Oh ho, what is integration of dm into x square? iy. हाँ ये गड़बड़ होती है, dm into x square is iy, so iz will be equal to iy plus, आगे पूछने की भी जरूरत नहीं है, integration of dm y square is ix, therefore iz equals to what, ix plus iy. बहुत ही शानदार है ये, इसका एप्लीकेशन जब करेंगे you will really enjoy it for sure. बच्चों समझ में आइए? चल क्या था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिपीट कर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया about two mutually perpendicular axes lying in the same plane of lamina and passing through the point where the perpendicular axis cuts the lamina. I hope you all have understood it. इसका real application जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, बट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लैमिना के लिए अप्लाई होता है, उस पे 3 एक्सिस होते हैं, एक लैमिना के प्लेन को परपेंडिकुलर होना चाहिए, 2 लैमिना के प्लेन में होने चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए और तीनों कॉन्करेंट होना चाहिए, तो आई जेड कैन बी रिटन एज आई एक्स प्लस आई वाई। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सो हमने रेडियस ऑफ गायरेक्शन आज डिस्कस किया और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में आई टेक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ओके, विच इज लिटिल ईजी as far as the statement is concerned and little challenging as far as the mathematical part. देखिए इसका statement challenging लगा होगा, which I doubt, और derivation 3 steps का simple सा है। चलो बच्चों, so I'll wait here, we'll stop here and I'll see you in the next class. Bye बच्चों, take care.